नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। 15 साल बाद देश में अब नई स्वास्थ्य नीति लागू होगी। हालांकि कई मायनों में ये 2002 की नीति से बहुत अलग नहीं है। पुराने स्वास्थ्य लक्ष्यों को नए सिरे से पेश किया गया है। साथ ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह 2015 की ड्राफ्ट नीति में स्वास्थ्य को शिक्षा के अधिकार की तरह एक अधिकार के तौर पर जनता के समक्ष लाने की कोशिश की गई थी, फिलहाल 2017 की इस नीति में इसका कोई विवरण नहीं है। नई स्वास्थ्य नीति में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता दिए जाने के साथ साथ स्वास्थ्य खर्च को समयबद्ध ढंग से जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाने की बात कही गई है और सार्वजनिक अस्पतालों में मुफ्त दवाएं मुहैया कराने के साथ ही अनिवार्य स्वास्थ्य देखभाल करने पर भी जोर दिया गया है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस नई स्वास्थ्य नीति में आखिर नया क्या है और किस तरह से जो स्वास्थ्य को लेकर जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो लोगों की जरूरत हैं उसे क्या ये बदल सकता है। खासकर फंड को लेकर जो बात हो रही है कि फंड जो है वो जीडीपी का इतना गुना बढ़ा दिया गया है। मेरे साथ कई मेहमान इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में। मेरे साथ अभिजीत दास हैं, डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर हेल्थ एंड सोशल जस्टिस। दूसरी खास मेहमान शैलजा चंद्रा हैं, सेक्रेटरी रह चुकी हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। सरकार के साथ नजदीकी से काम करने का तजुर्बा उन्हें है। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार टीके राजलक्ष्मी मेरे साथ मौजूद हैं, डेप्यूटी एडिटर हैं फ्रंटलाइन मैगजीन में। और साथ ही मेरे साथ राजीव दास गुप्ता हैं, प्रोफेसर हैं सेंटर ऑफ सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ जेएनयू में। सभी मेहमानों का स्वागत है। राजलक्ष्मी, ये बताइए सबसे पहले कि सबसे ज्यादा इस बात को लेकर बात हो रही है कि नई नीति में नया कुछ नहीं है। क्या आपका वाकई ये मानना है? लेकिन फिर भी हमें कुछ चीजें हाईलाइट करनी चाहिए जो पिछली बार से अलग हैं। 2002 से अब 15 साल गुजर चुके हैं। जी, एक तो ये बात है कि बजट में जो इंक्रीज हुआ, जो बढ़ोतरी हुई है वो अच्छी चीज़ है, पर फिर भी कम है। फिर भी अगर आप देखेंगे कि सारे जो कुछ साउथ एशियाई जो हमारे नेबर हैं उनसे भी कम है और जितना खर्च जो है करना चाहिए उससे काफ़ी कम है। मतलब 2.5% जो है जीडीपी का हिस्सा इतने सालों से बात की जा रही है और इनफैक्ट 2002 से बात चल रही थी। लेकिन ये रक्षा क्षेत्र के आसपास हो गया, फिर भी आप कह रही हैं कम है। बिल्कुल कम तो है, मतलब अभी भी कम है। जितना खर्च मतलब करना चाहिए उससे जो बहुत कम है, क्योंकि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जिसके बारे में चर्चा होती है उससे जो है 7% हमारी पॉपुलेशन की वो जो है बीपीएल में धकेल दी जाती है, मतलब पॉवर्टी में चली जाती है। तो ये अभी भी बहुत बड़ा आंकड़ा है ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। और सब कुछ तो निजी क्षेत्र में ही है। हेल्थ ज्यादातर अगर आप देखा जाए तो हेल्थ केयर और सर्विसेज तो निजी क्षेत्र में है। तो इस जो है पॉलिसी को हम वेलकम करते हैं कि इतने सालों बाद आई है, पर इसमें भी एक निजी क्षेत्र पर एक जोर दिया गया है जो मुझे लगता है थोड़ी सी चिंताजनक जो बात है, क्योंकि रेगुलेटरी सिस्टम जो है हेल्थ का वो अभी भी बहुत कमजोर है। मतलब एमआरपी जिस तरीके से चार्ज किए जाते हैं पेशेंट पर, ड्रग प्राइसेस की बात है, बहुत सारी अच्छी चीजें इसमें कही गई हैं। और एक जो अहम बात आपने भी कही शुरू में कि हक की जो बात थी, मतलब हेल्थ जो अधिकार जो होना चाहिए वो सिर्फ एक आश्वासन है। अब आश्वासन का तो कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है। आश्वासन तो कभी भी बदल सकता है। तो अगर आप एक अधिकार देते हैं तो वो एक कानूनी दायरे में आता है। उसके लिए जनता जो है अदालत ले जा सकती है, अदालत जा सकती है और उसमें बदलाव भी हो सकते हैं, संशोधन हो सकता है पार्लियामेंट के जरिए। पर अगर आप सिर्फ एक आश्वासन तक सीमित रखते हैं इतने सालों बाद, 70 साल के बाद, जब हमारी जो इन्फेंट ये एग्जैक्टली हाँ, और उसके बाद मेटरनल मोर्टेलिटी रेट है, हाँ, चाहे ये सब अभी भी बहुत ही चिंताजनक बिल्कुल स्टेट में है। ये हमारे NFHS 4 के डेटा जो है खुद बताते हैं। तो ये सब सरकारी आंकड़े ही बताते हैं। और जो आउटले जो है प्रोजेक्टेड आउटले जो है जो इस 12th 5-year प्लान के लिए था ना, और उसमें तो कमी की गई। उसके बाद उसको रिवाइज किया गया, वो अभी भी 200 करोड़ से कम है। तो ये भी ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। शैलजा चंद्रा जी, 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। पहली बात तो ये है कि जो एक बुनियादी फर्क है, जो सैद्धांतिक फर्क है, वो ये कि इस बार ऐसा लग रहा था कि 21वीं सदी में जो है वो वक्त आ गया है भारत में जब गरीब जनता को ये अधिकार दे दिया जाए कि स्वास्थ्य जो है दरअसल वो सरकार से मांगना उसका अधिकार है और उसको ना लेना दरअसल कानूनी जुर्म हो जाएगा सरकार के बिहाफ पर। लेकिन इसको सरकार ने नहीं माना। क्या आपको लगता है कि ये दलील वाजिब है? अपनी जगह ये कहा गया है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उतना फंड नहीं है कि हम जो है जनता की इतनी जरूरतों का ध्यान रख सकें। ऐसे में आश्वासन पे भी कैसे विश्वास किया जाए? मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा हमें जोर देना चाहिए। ये एक पायस होप है। भारतवर्ष में ये करना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि पैसे उस कंपैरिजन में तो है ही नहीं करने के लिए। पर इतना तो जरूर निकलता है कि इस पॉलिसी में
एक जो दृष्टिकोण है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट्स के लिए भी ले रहे हैं, जो मुझे थोड़ा सा लगता है कि जब ये स्टेट सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनली, हेल्थ बिल्कुल सेंट्रल सब्जेक्ट है ही नहीं, तो आप अगर कोई भी हिदायत देंगे तो स्टेट्स के ऊपर है वो अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे। ज्यादातर मामलों में नहीं अपनाते हैं। वो ज्यादा इम्पोर्टेंट था ये आश्वासन। आप ये कह रही है कि जो हेल्थ गवर्नेंस का जो मुद्दा उठ रहा था बार बार कि कम से कम इसको कॉन्करेंट लिस्ट में लाया जाए। कई अच्छे अच्छे मुद्दे हैं, आप समय दे तो मैं कहूंगी कि दे आर पाथ ब्रेकिंग। कई चीज है जो हो ही नहीं सकते जब तक स्टेट्स इसमें साथ नहीं देते हैं। तो अगर मुझे मौका दे तो मैं बता देती हूँ आपको। फर्स्ट जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि प्रिवेंटिव हेल्थ पे बहुत उन्होंने जोर दिए हैं। जब हमारे डायबिटीज और सीवीडी और ये सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो गए हैं और जिस रफ्तार से चल रहे हैं, अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ पे, प्रमोटिव हेल्थ पे नहीं ध्यान देंगे तब तो आप बस वो डायलिसिस जो उन्होंने रखा है, डायलिसिस मशीन्स वगैरह रखे हैं, इलाज ही करते रहेंगे। वो तो संभव ही नहीं इतने बड़े देश में। बट उसको छोड़ के कैसे करेंगे, स्ट्रैटेजीज तो पॉलिसी में ही निकलेंगे। अब वो स्ट्रैटेजीज को स्टेट्स को ही इम्प्लीमेंट करने हैं। जो बहुत ही मुझे अहम बात लगी कि मेल स्टेरिलाइजेशन को वो कहीं पे हमारे कंट्री में शायद वो 2% भी नहीं है, 30% तक लेना चाहते हैं। ये तो बहुत अहम बात है। और अगर ये मैं कहती हूँ 10% मानसिकता बदलनी पड़ेगी इसके लिए। बट इट टेक्स करेज टू से सो, क्योंकि पॉलिटिकली ये बिल्कुल अनटचेबल सब्जेक्ट था। उन्होंने इसको ले लिया है। दूसरी जो बात उन्होंने की है कि उनको एक पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कार्डर बनाना है, वो बहुत आवश्यक था। 20 साल 30 साल से मैं देख रही हूँ कि जब तक आपका वो बुनियाद ठीक नहीं है पब्लिक हेल्थ कार्डर का, आप कुछ भी करो, कम्युनिकेबल डिजीजेस की बात करो, नॉन कम्युनिकेबल, आपको लोग चाहिए फील्ड में। आपको लोग नहीं चाहिए सिर्फ डीएचएस के ऑफिस में बैठने में या सीएमओ के ऑफिस में, आपको बिल्कुल फील्ड में सर्वेलेंस के लिए लोग चाहिए। अगर कार्डर हो तो ये सारी चीज पूरे हिंदुस्तान में अगर हो तो बहुत अच्छी तरह संभाल जा सकता है। तीसरा जो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है कि मेडिकल एजुकेशन और पैरामेडिकल एजुकेशन जुड़ जाएगा। वो सारे माने एक्चुअल जैसे हॉस्पिटल्स है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, मीनिंग जो वहां पे काम हो रहा है पेशेंट्स के साथ उसमें जुड़ जाएंगे। ये नहीं कि आप कॉलेज में बैठ के पढ़ेंगे। वो बहुत अच्छा होगा कि एक तो एक सपोर्ट मिल जाएगा उन फैसिलिटीज को, क्योंकि ये बच्चे आने से तो उनको कई काम पे लगा सकते हैं। दूसरा उनका तजर्बा वहीं पे हो जाएगा कि क्या एक्चुअल स्थिति है, ये नहीं कि मेडिकल कॉलेज में क्या स्थिति है। और जो मुझे अच्छी ये चीज लगी, एक और जो बहुत ही अहम बात थी कि प्राइवेट, नॉट फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट हॉस्पिटल्स वगैरह के साथ वो एम्पैनल करके उनसे काम लेंगे। मुझे थोड़ा उसमें शक ये है कि अभी भी सीजीएचएस के लिए, सीजीएचएस को बहुत ही छोटा है कंट्री को देख के, उनके बिल्स पे नहीं होते हैं 2 साल 3 साल 4 साल। कितने हॉस्पिटल ने विड्रॉ कर लिया अपने आप को वहां से क्योंकि पैसे नहीं मिलते। तो इसका आप ट्रस्ट के द्वारा करेंगे या सोसाइटी के द्वारा करेंगे, मुझे नहीं लगता ये होगा जब तक आप इसके लिए पैसा नहीं बिल्कुल आवंटन करते। जो बुरी बात जो मैं कहती हूँ, बुरी बात मैंने ध्यान जहां नहीं दिया है, मेरा कहना है कि पॉपुलेशन और टोटल फर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये 3 मुद्दे हैं जिसके ऊपर सारे कंट्री का प्रोग्रेस, इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी, एम्प्लॉयमेंट भी इससे जुड़ता है। इसके ऊपर जब तक चीफ मिनिस्टर्स नहीं ध्यान देंगे, जब तक ये फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे, ये जो 6-7 स्टेट्स हैं, पर वहां पे मैक्सिमम पॉपुलेशन एनुअल राइज हो रहा है और पूरे कंट्री का 45% तो वही स्टेट्स हैं, उनके नाम तो सब जानते हैं। अब वहां पे अगर ये पॉलिसी ध्यान नहीं देती है कि कैसे उनसे काम लेंगे, कैसे उनको मार्गदर्शन देंगे, कैसे उनको बताएंगे कि ये नहीं करेंगे तो क्या आपको डिसइंसेंटिव्स मिलेंगे, वो नहीं है। अभिजीत दास, बताइए 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दे यहाँ उठाना चाहती हूँ। काफी जो महत्वपूर्ण जो हमारे पास पॉइंट्स थे, बिंदु थे, तो बिंदुवार तरीके से बताया शैलजा जी ने कि बात ये भी हो रही है कि सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अधिकार को लेकर जो ये कहा जा रहा था कि स्कूली शिक्षा के लिए जो काम राइट टू एजुकेशन ने किया, दरअसल स्वास्थ्य की दिशा में काफी बदतर हमारे हालात हैं। कुछ मामलों में तो हम सब सहारन अफ्रीकन कंट्री से भी खराब हैं। क्या आपको लगता है कि ये फंडामेंटल बदलाव, शैलजा चंद्रा कह रही है कि बहुत फर्क नहीं पड़ता इस बात से, लेकिन कुछ लोग इस बात को जरूर दलील दे
दे रहे हैं कि दरअसल स्कूली शिक्षा के लिए जो काम राइट टू एजुकेशन ने किया, स्वास्थ्य के लिए वो काम राइट टू हेल्थ कर सकता था। क्या ये मानते हैं आप? सही? मुझे लगता है कि राइट शब्द को केवल इस्तेमाल करने से राइट नहीं हो जाता है। जैसे हम जानते हैं कि राइट टू एजुकेशन कहकर इस देश में जो है एजुकेशन फैल नहीं गया है। तो मुझे लगता है कि मैकेनिज्म जो है वो रहना बहुत जरूरी है, जिसके माध्यम से आप जो जरूरतें हैं, स्वास्थ्य की जरूरतें हैं, उनको सबको मुहैया कर सकते हैं। नंबर 1, एश्योरेंस शब्द इसमें इस्तेमाल किया गया है और मुझे लगता है एश्योरेंस शब्द खोखला है अगर उसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं हो। और अकाउंटेबिलिटी शब्द जो है प्रिंसिपल में आता तो है, लेकिन प्रिंसिपल में आने के बाद इसको कहीं पर हम उसको देख नहीं पा रहे। अगर नहीं मिलता है तो फिर क्या करें? कहीं पर एक ट्राइब्यूनल की बात की गई है कि वो ट्राइब्यूनल जो है करेगा, लेकिन इस देश में हम जानते हैं कि रेगुलेशन का एक बहुत बहुत बड़ा सवाल है। तो हमें रेगुलेशन पे बिना ध्यान दिए, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स पे बिना ध्यान दिए, क्योंकि हम तो सबको, मैं खुद देखा हूं कि कानूनी रास्ते में लेके स्वास्थ्य का जो है करना असंभव है, क्योंकि उस समय आपका डायर नीड है, आपका इमरजेंसी है। तो यू रियली डोंट नीड कि मुझे कानूनी रास्ता चाहिए, कि आप मुकदमा दर्ज कराने नहीं जाएंगे जब आपको स्वास्थ्य की जरूरत चाहिए। आपको मदद चाहिए, मदद नहीं मिला तो आपके पास कौन सा शिकायत सुनवाई का तरीका होगा? क्योंकि स्वास्थ्य में शिकायतें बहुत होती है। स्वास्थ्य में गड़बड़ हो गया तो उसका जो नतीजा है वो काफी खतरनाक है। लेकिन मैं ये कहने के साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं ये नहीं मान रहा हूं कि ये 2002 का दोहराना है। इसमें कई सारी चीजें हैं जो 2002 से अलग है, क्योंकि 2002 में जो ग्लोबल डिस्कोर्स था हेल्थ को लेकर, जो वातावरण था वो बदल चुका है। नंबर 1, इसमें फ्री मेडिसिन इन पब्लिक हॉस्पिटल्स कही गई है। अब फ्री मेडिसिन इन पब्लिक हॉस्पिटल नहीं हुआ तो क्या होगा? उसके लिए हमारे पास आप जितने एश्योरेंस करोगे उतना रोबस्ट, अगर आपके पास अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म नहीं है तो आपकी एश्योरेंस जो है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भाई ज्यादातर अस्पतालों में पहले से ही दवाएं मुफ्त हैं, पहले से ही हेल्थ केयर मुफ्त है, ये बात उन्होंने बयान में कही है। उस समय अगर 2002 का हम समय लें, उस समय यूजर फी का माहौल था, तो अभी ये माहौल जो है बदल चुका है। पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट केडर की बात जो है आपने किया शैलजा जी ने। एक चीज मुझे जो लगता है जो व्यापक रूप से देखना है, जो हेल्थ इन ऑल की बात यहाँ पे कर रहे हैं, यानी कि हर अलग चीजों का जो हम कहते हैं कि सोशल डिटर्मिनेंट्स अप्रोच, जो आप दूसरे पॉलिसीज कर रहे हैं उसका हेल्थ इंपैक्ट असेसमेंट की बात की गई है। तो इसका मतलब है हम थोड़ा स्वास्थ्य का दायरा बढ़ा रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिस राज्य में हम देखते हैं कि स्वास्थ्य कार्यक्रम मजबूत करते हैं, बजट डालते हैं, उनका मैक्सिमम बजट चला जाता है जो टर्शियरी केयर सपोर्ट करने में। अब यहाँ पे बहुत क्लियर कहा गया कि बजट बढ़ाएंगे, लेकिन प्राइमरी केयर पे सबसे ज्यादा रखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं चाहती हूँ कि इस पे आप जोर दें कि जो 2/3 जो है पूरा रिसोर्सेज फंड ये प्राइमरी हेल्थ में जाएगा। इससे किस तरह से लोगों को फायदा होगा? जो फायदा है ये है कि टर्शियरी केयर कितने लोगों की जरूरत है। आप अगर टर्शियरी केयर को बहुत पैसे देके खरीदते हो तो कुछ लोगों को जरूर फायदा हो रहा है, लेकिन अधिकतर जो प्राइमरी केयर है, प्रिवेंटिव केयर है, रिहैबिलिटेटिव केयर है, पैलिएटिव केयर है, जो बहुत सारे लोगों की जरूरत है, उसको आप इग्नोर कर रहे हो। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आप फिर अधिकतर लोगों के अधिकतर समस्याओं को मैनेज कर रहे हो। एट द सेम टाइम आप अगर इंश्योरेंस या किसी मैकेनिज्म से, जिसमें की बात यह है कि नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर की यहाँ पे बात की गई है, हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि इसी बहाने जो है जितने कॉर्पोरेट सेक्टर हॉस्पिटल्स है उनको जो है बहुत सारा इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए, क्योंकि उनको जो है बहुत सारा पैसा अगर हम दिलाएंगे तो फिर वो बहुत मैंने हंग्री बीस्ट जिसको कहते हैं, उनके वहां पे बहुत सारा पैसा चला जाएगा। और ये हमने देखा है, आंध्र प्रदेश में ऐसा हुआ है, जहां जहां इस तरह का स्कीम हुआ है वो मैक्सिमम बजट चला जाता है टर्शियरी केयर इंश्योरेंस को फीड करने में। लेकिन ये कमिटमेंट रखेंगे तो बहुत बढ़िया। और मैं फाइनली कहना चाहता हूँ, क्वालिटी प्रोटोकॉल ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन, ये जो बातें बार बार कही गई है, इन पे हमको नजर रखना पड़ेगा कि इनको खाली कहकर छोड़ देने से नहीं चलेगा। आप क्वालिटी एस्टैब्लिश कर रहे हो कि नहीं, प्रोटोकॉल एस्टैब्लिश कर रहे हो कि नहीं, आप जो है इस क्वालिटी का निगरानी कर रहे हो कि नहीं। बिना निगरानी आपके अच्छी बातों का कोई असर नहीं रहेगा, क्योंकि अच्छी बातें कहने में हम माहिर हैं। सवाल यह है कि इन अच्छी बातों पर एक बजट डालना टाइम बाउंड मैनर, और दूसरा वो
रिजल्ट दे रहा है कि नहीं, उसकी निगरानी ये बहुत महत्वपूर्ण होगी। डॉक्टर राजीव दास गुप्ता, इसमें दो तीन अहम बातें जो रह गई हैं फिलहाल डिबेट में आने से, वो ये है कि एक सेस लगाने की बात हो रही थी, खासकर 2015 की जो ड्राफ्ट पॉलिसी थी उसने उम्मीदें काफी ऊपर कर दी थी, और इस वजह से शायद ये लग रहा है कि ये जो है कम लग रही है, या उस उम्मीद से जो है छोटी पड़ रही है ये फिलहाल नीति जो है, क्योंकि 2015 में काफी उम्मीदें ऊपर हो गई थी। बताया जा रहा था कि हेल्थ सेस जो है एक तरह से पाथ ब्रेकिंग आइडिया था, जिससे जो है काफी फंड जनरेट हो सकता था, और जो अभी राज्यलक्ष्मी कह रही थी कि ये काफी कम है इतने बड़े देश के लिए जीडीपी का इतना हिस्सा लगाना। दरअसल क्या आपको लगता है कि पहले से ही इतना टैक्स क्योंकि आम जनता पे लग रहा था, और ये सेस जो है वो पॉलिटिकली बहुत पॉपुलर आइडिया नहीं होता, शायद इसीलिए इस पे बहुत ध्यान नहीं दिया गया? 2.5% जीडीपी की बात की हमने, जो सेंट्रल कंट्रीब्यूशन है, इसके साथ साथ यह है कि स्टेट कंट्रीब्यूशन विल बी 8%। NRHM में जो राष्ट्रीय हेल्थ मिशन है उसमें हमने देखा है कि स्टेट के तरफ से जो कमिटमेंट था वो कई बार पूरा नहीं हो पाया। तो इसलिए एक तो यह कि 2.5% जीडीपी जो सेंट्रल कंट्रीब्यूशन है वो किस रफ्तार से बढ़ेगा, क्योंकि 1.5 से 2.5 को लेके जाना एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है, कैपेसिटी का सवाल है। एंड सिमिलरली स्टेट कितना सपोर्ट करेंगे, स्टेट बजट्स, वो देखने की बात है, और ना स्टेट के लिए ना सेंटर के लिए कोई टाइमलाइंस मेंशन है इसमें, ये एक ब्रॉड गोल की तरह दिया गया है। और जहां तक सेस की बात है, ये टोबैको प्रोडक्ट्स की टैक्सेशन की बात है, फैट टैक्स या सिन टैक्स टाइप के जो टैक्सेस हैं, जैसे केरला ने हाल ही में लागू किया है, उन टैक्सेस की भी बात है। लेकिन जैसे हम बात कर रहे हैं कि मूलभूत जो है पब्लिक सेक्टर के प्रति एक कमिटमेंट है। इनफैक्ट ये भी कहा गया है कि लोगों को हम वापस पब्लिक सेक्टर में अट्रैक्ट करें। इन अदर वर्ड्स, पब्लिक हेल्थ सेक्टर को दोबारा अट्रैक्टिव बनाने की बात है, जिसके लिए डेफिनेटली मल्टीपल सोर्सेज से रिसोर्स चाहिए। लेकिन सेस शायद ये रास्ता, सेस से ये रास्ता खुलेगा या नहीं हमें नहीं मालूम, बट ये बहुत अपफ्रंट कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट पॉलिसी जो है बहुत अपफ्रंट कह रहे हैं कि ये टैक्स बेस्ड बजटिंग होगा। इस पे कोई डाउट नहीं रखा है पॉलिसी ने। जी हाँ, लेकिन इस पे एक और जरूरी सवाल ये था कि सबसे बड़ी समस्याओं में जो एक समस्या आती है वो ये कि दूर दराज के इलाकों में, और अगर खासकर हम बात करें नक्सल प्रभावित इलाके हैं, वहां डॉक्टर्स भी जाने को तैयार नहीं होते। कई बार हमने देखा है अखबारों की हेडलाइंस बनती हैं कि किस तरह से लोग बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर जिस तरह से टर्शियरी हेल्थ केयर तक वहां अछूत रह जाते हैं। क्या इसमें आपको नीति में ऐसी कोई चीज नजर आ रही है? क्या ऐसी कोई बाध्यता, या आपने कहा कि आकर्षित करने की कोशिश, बाध्यता या आकर्षित करना, दोनों में से कोई ऐसा रिफ्लेक्शन नजर आया? ना, एक जो थोड़ी सी नई बात इसमें है कि पॉपुलेशन बेस्ड नॉर्म, यानी जैसे 5,000 में एक सब सेंटर या 25,000 में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पॉपुलेशन बेस्ड नॉर्म के साथ साथ जियोग्राफी बेस्ड नॉर्म भी हम करें, जो एक पॉजिटिव चीज़ है। ह्यूमन रिसोर्सेज, चाहे वो डॉक्टर हों या चाहे फ्रंटलाइन वर्कर्स हों, उसको ऑगमेंट करने की बात की गई है, उसके पैरामेडिकल एजुकेशन की बात की गई है। लेकिन ये ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे हम इंश्योर करेंगे, ये बात क्लियर नहीं है। बार बार कमिट किया है ज़रूर ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर, और इसके साथ साथ पब्लिक हेल्थ काडर की हमने बात की, लेकिन जो इसमें साइलेंट है वो है पब्लिक हेल्थ एजुकेशन को रेगुलेट करना, जो आज तक नहीं है। और ये पब्लिक हेल्थ एजुकेशन जो है वो मेडिकल काउंसिल के दायरे में नहीं है, क्योंकि वो मेडिकल कॉलेज के बाहर है। इस पॉलिसी में भी पब्लिक हेल्थ एजुकेशन की बात नहीं है। पैरामेडिकल और मेडिकल एजुकेशन की बात है, आयुष एजुकेशन की बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पब्लिक हेल्थ एजुकेशन की बात इसमें नहीं है। जी, राज्यलक्ष्मी ये बताइए फिलहाल कि जो जिस पर शैलजा चंद्रा ने भी उसको छूने की कोशिश की थी कि किस तरह से जो स्टेट सब्जेक्ट चूंकि ये है, इसलिए बहुत सारे सवाल जो हैं जिनके जवाब में नहीं मिलते हैं। ये बात भी बताई जा रही थी कि शायद इस पर एक कंसेंसस बनाने की कोशिश की जाएगी कि शिक्षा की तरह स्वास्थ्य को भी कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया जाए। क्या वाकई ये बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता था? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि स्टेट्स की अपनी क्षमता है, मतलब क्षमता कम है, रिसोर्स जो है जुटाने की क्षमता बहुत कम है। अब अगर ये एक सुझाव है कि उनको 10% करना चाहिए, 10% उनके जो बजटरी आउटले का 8 की जगह पे, हाँ जी, खर्च करना चाहिए, पर वो स्टेट्स की अपनी अपनी क्षमताएं हैं जो कहीं कम है, कहीं ज्यादा है। अब उसमें एक पॉलिटिकल विल की भी बात आती है। जैसे केरला जैसे स्टेट, ठीक है, वो बहुत खर्च करती है, पर जो अन्य स्टेट के पास जो है रिसोर्स मोबिलाइजेशन के
का या तो पॉलिटिकल विल नहीं होता है या उनके पास नहीं होते हैं रिसोर्सेस। अच्छा, दूसरी चीजें जो काडर की बात जो है की गई, तो काडर बहुत ही एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही एक क्रूशियल रोल जिसको कहते हैं। पर इनफैक्ट जो है गवर्नमेंट के ही स्टेटिस्टिक्स और आंकड़े हमें बताते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ का जो डिप्लॉयमेंट किया जाता है सारे अर्बन हेल्थ फैसिलिटीज जितने हैं, तो ये पूरा अर्बन हेल्थ मिशन का एक आकलन किया गया, रिव्यू किया गया, उसमें ये निकल के आता है कि वहाँ पे ठेकेदार जो प्रणाली के स्टाफ कार्डर डिप्लॉय जो है किए जाते हैं। अब अगर जो कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ अगर आप डिप्लॉय करेंगे, यही अगर आपका मॉडल है, तो उसमें जो है कमिटमेंट की भी बात आएगी। तो ये सारी चीजें भी एक पॉलिसी को जो रिफ्लेक्ट जो है करना चाहिए। अगर हम स्टाफ रिक्रूट करते हैं, कार्डर रिक्रूट करते हैं, तो हम कहाँ से करेंगे और हम कितना करेंगे। एक सब सेंटर मेरे ख्याल से 5000 की पॉपुलेशन को केटर करता है। अब देखिए जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम का बर्डन बहुत ज्यादा है, पर इसका सोल्यूशन नहीं है कि प्राइवेटाइज कि आप प्राइवेट की तरह आप जो मोड़िए। हाँ, आपका एक डेवलपिंग कंट्री के अगर आप सरकार है, तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप जो है उस पे खर्च करिए, जो पब्लिक खर्च करिए, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाइए। आप ये नहीं कि आप जो थोड़ा बढ़ा दिए उसके बाद हम जो है प्राइवेट सेक्टर जहां हम सर्विसेज नहीं दे पाते हैं वहां हम प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करेंगे। अब अभी अकाउंटेबिलिटी की जो बात अभिजीत ने कही, ये बहुत अहम चीज है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तो है ही नहीं। अब उसमें आप प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे जी? क्या वो सर्विसेज दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें। चलिए चंद्रा, ये बात सवाल बार बार उठता है कि जब हम सुपर पावर बनने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले हमारे जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमारे सामने आ जाता है कि ये देखिए आपको आईना दिखाने के लिए आ गया, उसमें स्वास्थ्य जो है वो शायद सबसे भद्दा चेहरा है जो हमें दिखता है फिलहाल। क्या इस बजट को देखकर आपको ऐसा लगता है, इस नीति को देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा? क्या वाकई जितनी हमारी निर्भरता पिछले दिनों में काफी हद तक ये आरोप भी लगाया गया कि जानबूझकर किया जा रहा है ताकि जो है वो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ोतरी मिले, उस तरह से लोग अपने हितों की रक्षा कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसी बेहतरी होगी, कुछ बेहतर बनेगी बात? नहीं, पॉलिसी के तौर पे ऐसे माने बारीकी में आप उसका क्या नतीजा निकलेगा कहना बहुत मुश्किल है। पर ये बात जरूर, जैसे वो लफ्ज यूज किए हैं उन्होंने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बारे में, वो एक एक्ट था जिसके द्वारा क्वैकरी और ये जो होता है नॉन रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर दोनों को कवर थे। 4 स्टेट्स ने अपनाए हैं। ये है 2010 का एक्ट। 4 स्टेट्स ने अभी तक रूल्स और एनफोर्समेंट एजेंसी तैयार नहीं की है। अब वहां तो वर्ड है कि हम उनको परसुएड करेंगे, या हम ऐसा कोई वर्ड है परसुएड करेंगे, तो ये सुनना नहीं। अगर कंकरेंट लिस्ट तक ये नहीं आएगा, इस सब्जेक्ट को, सिर्फ इस सब्जेक्ट को लेना चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी वेरी सीरियस व्हाट इज हैपनिंग। जो स्टैंडर्ड्स प्राइवेट सेक्टर दे रही हैं और छोटे छोटे नर्सिंग होम्स दे रहे हैं, उससे तो आदमी के तो कई प्रॉब्लम्स भी उठ सकते हैं। दूसरी जो मैं कहना चाहती हूँ, कहीं भी जिक्र नहीं है, ये रूरल मेडिकल कहते हैं आरएमपी उनका नाम, पर है वो अनक्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स। हमारे देश में ज्यादा अनक्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, सारे रूरल एरियाज में, सारे स्लम्स में। क्यों उनके पास लोग जाते हैं? क्यों उनको थोड़ा बहुत पैसा देके? चलिए, मेरे पास समय बिल्कुल समाप्त हो गया। एक ही बात जो मुझे फिनिश करनी है, वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि दिहाड़ी बचानी है। रिक्शा पुलर हो या आप कोई मजदूर हो, आपकी दिहाड़ी बचनी चाहिए, उसके लिए आप उनके पास जाते हैं। इसका क्या ऑल्टरनेटिव क्या होना चाहिए है? 20 सेकंड जी। मुझे एक चीज कहना है, हाल में सुप्रीम कोर्ट ने देविका विश्वास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक फैमिली प्लानिंग का केस था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कहा है कि ये जो आर्ग्यूमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट देता है कि हम जो है केवल परसुएड कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को, इसके बाहर हमारा कोई रोल नहीं है, ये लॉजिक आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। आपकी जिम्मेदारी है, खास करके जहां पे आपने पैसे दिए हैं, तो यू हैव टू यूज अ फार मोर व्हाट शुड आई से, जिसमें दम ज्यादा हो इन टर्म्स ऑफ मानने के लिए लोग बाधित हो, मानने के लिए बाध्यता जो है, इसको केवल कह देना कि ये हमारे हाथ में नहीं है, इसके बहाने आप अपनी जिम्मेदारी को छोड़ नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। मेरे पास समय समाप्त हो चुका है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।